नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में। पेपर 2 के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिटेल से जानेंगे क्या है पूरा डिस्प्यूट, क्यों तमिलनाडु गवर्नमेंट इसे अपोज कर रही है। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटका असेंबली ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया और इस रेजोल्यूशन में मेकेदातु प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने की बात कही जाती है। अब ये रेजोल्यूशन आता है जब तमिलनाडु गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रही है, उस केस में ये रेजोल्यूशन आता है। आइए डिटेल में इसे समझते हैं। मेकेदातु प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहले तो ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे बेंगलुरु वाले और नियर बाय रीजन में जहां पर भी वाटर शॉर्टेज है वहां पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एज वेल एज 400 मेगावाट पावर का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन। ये बेसिक दो पर्पज है इस प्रोजेक्ट के। अब कुल लागत इस प्रोजेक्ट में 9,000 करोड़ की आएगी। और अगर यहाँ आप लोकेशन देखें तो इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है कि ये तमिलनाडु बॉर्डर के काफी नजदीक है। बेंगलुरु के तो ये पास में है ही, तमिलनाडु बॉर्डर से भी काफी ज्यादा क्लोज है ये। अब मेकेदातु प्रोजेक्ट के लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये रामनगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। मेकेदातु बेसिकली इट इज अ जॉर्ज और ये लोकेटेड है कावेरी एज वेल एज अर्कावती नदी के कॉन्फ्लुएंस पर। अर्कावती इज बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। आगे अगर हम देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं, बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर डिमांड फुलफिल करने के लिए बेंगलुरु और नियर बाय एरियाज में। इसके बाद 400 मेगावाट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड लास्टली रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर टू प्रिवेंट फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड बेनिफिटिंग फार्मर्स एंड कम्युनिटीज। अब ऑब्वियसली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है तो काफी सारे बेनिफिट्स होंगे ही होंगे, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इसके करंट स्टेटस की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कंसेंट अभी तक नहीं लिया गया है। सेकेंडली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्रिलिमिनरी स्टेज में है, इस वजह से अदर ऑर्गेनाइजेशंस सच एज सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एज वेल एज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इन ऑर्गेनाइजेशन से भी क्लियरेंस अभी तक नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे तमिलनाडु अपोज क्यों कर रहा है? सबसे पहली बात, तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट को अपोज इसीलिए कर रहा है क्योंकि जो डाउनस्ट्रीम की तरफ फ्लो है वो हैम्पर होगा, वो रुकेगा। ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है तमिलनाडु की। जैसा हमने लोकेशन में देखा था कि ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु बॉर्डर से बहुत ही ज्यादा पास में है। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि जब वाटर डाइवर्जन होगा, पानी को रोक लिया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि तमिलनाडु के मेजॉरिटी फार्मर्स कावेरी के वाटर पे डिपेंडेंट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, एक और रीजन ये भी है, तमिलनाडु लोअर राइपेरियन स्टेट है और लोअर राइपेरियन स्टेट होने की वजह से तमिलनाडु का एडवांस में कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये भी एक इशू है। तो कर्नाटका ने ये प्रोजेक्ट तो प्लान किया, बट कर्नाटका ने तमिलनाडु से किसी भी तरह का कंसेंट नहीं लिया हाल फिलहाल। और क्योंकि तमिलनाडु लोअर राइपेरियन स्टेट है तो यहाँ पे कंसेंट लेना जरूरी हो जाता। अब कावेरी रिवर, इट इज अ क्रूशियल वाटर सोर्स फॉर तमिलनाडु एंड इट सपोर्ट्स लाइक फार्मर्स एज वेल एज प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑल्सो। अब यहाँ पे एक और चीज तमिलनाडु के द्वारा मतलब एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि कर्नाटका अगर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता है तो इट विल वायलेट द जजमेंट ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो जजमेंट है, इन्होंने ऑलमोस्ट 400,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर तमिलनाडु को अलॉट किया था और कर्नाटका का शेयर ऑलमोस्ट 325 TMCFT के अराउंड था। तो ये भी एक यहाँ पे इशू है कि जो तमिलनाडु की तरफ से आर्गुमेंट रेज की जाती है कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली CWDT का जो फाइनल जजमेंट है रिगार्डिंग द अलोकेशन ऑफ द वाटर टू डिफरेंट स्टेट्स। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता दूं 4 स्टेट्स इन्वॉल्व है। मैं आगे थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा। तमिलनाडु, कर्नाटका, पुडुचेरी एंड केरला। ये चारों स्टेट्स को वाटर जो है डिफरेंट प्रोपोर्शंस में अलॉट किया गया था कावेरी का। तो ये एक और तमिलनाडु की आर्गुमेंट है कि तमिलनाडु इसको क्यों अपोज कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कावेरी रिवर डिस्प्यूट बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कावेरी रिवर क्या है।
तमिलनाडु में इसे पोनी भी कहते हैं एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ये ब्रह्मगिरी या फिर ताल कावेरी से ओरिजिनेट करती है, जो कि कर्नाटका में है इन वेस्टर्न घाट्स। ये हमने इसका ओरिजिन देखा, यहां कहीं पे ये ओरिजिन करती है साउथ वेस्टर्न कर्नाटका। और ये पूरा इसका कोर्स है कावेरी रिवर का। यहां कहीं पे आपका मेकेदाटू प्रोजेक्ट है। बैंगलोर से इट इज अराउंड 100 किलोमीटर्स। अब डिस्प्यूट की अगर हम बात करें, कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है रिवर, तमिलनाडु में जाके ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिलती है। काफी सारी ट्रिब्यूटरीज केरला से भी आती हैं, एज वेल एज पौंडीचेरी से भी पास आउट होती है रिवर। तो इसी के चलते 3 स्टेट्स एज वेल एज एक यूटी, ये सब इन्वॉल्व हैं कावेरी रिवर डिस्प्यूट में। अब डिस्प्यूट का अगर हम बैकग्राउंड जाने तो डिस्प्यूट बेसिकली 1892 से स्टार्ट होता है, जब कर्नाटका काफी ज्यादा वाटर डाइवर्जन स्टार्ट कर देता है। फाइनली ब्रिटिशर्स मीडिएट करते हैं एक अग्रीमेंट 1924 में, और ये अग्रीमेंट होता है मद्रास प्रेसिडेंसी एज वेल एज मैसूर के बीच में। यहाँ पे पौंडीचेरी एज वेल एज तमिलनाडु को मेजोरिटी वाटर शेयर दिया जाता है कावेरी का, एंड अराउंड 23% ऑफ द कावेरीज वाटर वाज अलोकेटेड टू कर्नाटका। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल की शुरुआत होती है कि अपर राइपेरियन स्टेट को लोअर राइपेरियन स्टेट से कंसेंट लेना होगा इन केस ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर। जैसे रिजर्वायर हो गया, डैम हो गया, कुछ भी अगर बनाते हैं, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं जो वाटर फ्लो को या तो डाइवर्ट करेगा या हैम्पर करेगा, तो उस केस में लोअर राइपेरियन स्टेट का कंसेंट लेना जरूरी है। एज आई टोल्ड यू, तमिलनाडु यहाँ पे लोअर राइपेरियन स्टेट है, और तमिलनाडु का इस प्रोजेक्ट से पहले, इस एक्टिविटी से पहले कोई भी कंसेंट नहीं लिया गया है, इसलिए भी तमिलनाडु इसे अपोज कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम द वाटर लाइक सप्लाई। कावेरी डिस्प्यूट इस 1924 के अग्रीमेंट के बाद 1974 के बाद से दोबारा शुरू हो जाता है। 1924 का जो अग्रीमेंट आता है, इस अग्रीमेंट के बाद काफी चीजें पैसिफाई हो जाती हैं, और हमने देखा कि 23% वाटर जो है कर्नाटका को अलोकेट होता है। हालांकि अब पोस्ट इंडिपेंडेंस वो चीजें शायद उतना इम्पैक्ट नहीं रह जाता उनका इंडिपेंडेंस के बाद। 1974 इज द ईयर जब कर्नाटका ने तमिलनाडु के बिना कंसेंट के कावेरी के वाटर को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद शुरुआत होती है कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। अब ये ट्रिब्यूनल बेसिकली 1990 में बनता है, और इसे 17 साल लगते हैं एक फाइनल ऑर्डर देने के लिए। ये 2007 में फाइनल ऑर्डर आता है, और यहाँ पे कावेरी वाटर शेयरिंग 4 स्टेट्स, यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेट्स, एक यूटी, जो कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, इन चारों के बीच में जो वाटर शेयरिंग है, ये ऑर्डर उसे डिफाइन कर देता है। और यहाँ पे एक बात और कही जाती है इस ऑर्डर में कि अगर कोई डिस्ट्रेस, यानी कि जैसे ड्रॉट ईयर है या कुछ इस टाइप का अगर कोई डिस्ट्रेस है, तो उस केस में प्रो रेटा बेसिस पे वाटर शेयरिंग की जा सकती है। प्रो रेटा एज इन ये प्रोपोर्शनेट बेसिकली। अब जितना वाटर अवेलेबल है और जितनी स्टेट्स की नीड्स है, जहां पे ड्रॉट्स कुछ एक्स्ट्रा है या वैसा कुछ है, तो उस केस में थोड़ा सा प्रोपोर्शन ऊपर नीचे किया जा सकता है प्रो रेटा बेसिस। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि कावेरी एक नेशनल एसेट है, और वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो है ये CWDT ही डिटरमाइन करेगा। एज आई टोल्ड यू, CWDT ने ऑलमोस्ट 400,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर एलोकेट किया तमिलनाडु को, और ये डेटा अराउंड 325 ये कर्नाटका के लिए है। केरला और पौंडीचेरी का भी यहाँ पे कुछ शेयर है। अब यहाँ पे एक चीज और डायरेक्ट की सुप्रीम कोर्ट ने, सेंटर मस्ट नोटिफाई द कावेरी मैनेजमेंट स्कीम, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बाद कावेरी मैनेजमेंट स्कीम 2018 एज वेल एज कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। साथ ही कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी भी बनाई गई। तो ये हमने देखा बेसिक जो बैकग्राउंड था इसका डिस्प्यूट का, और हमने ये भी देखा
कि हाल फिलहाल में तमिलनाडु क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि एक लोअर राइपेरियन स्टेट है और पहले से ऐसे कंस्ट्रक्शन या ऐसी एक्टिविटी के मामले में लोअर राइपेरियन स्टेट्स का कंसेंट पहले से ही ऑब्टेन्ड होना चाहिए, जो कि मेकेदातु प्रोजेक्ट के केस में नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि CWC एज वेल एज काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग नीति आयोग, इन सब की रिपोर्ट्स ने ये कहा था कि बैंगलोर में जो वाटर शॉर्टेज है, बैंगलोर और बेंगलुरु, यहाँ पर जो वाटर शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है और आने वाले कुछ सालों में बाय 2020, 2025 और इवन 2030 ग्राउंड वाटर लेवल तो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो ही जाएगा। साथ के साथ में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वाटर शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कर्नाटका गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर मेकेदातु प्रोजेक्ट। दूसरा, एज वी ऑल नो, बैंगलोर इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यहाँ IT हब है एंड ऑब्वियसली इट इज ग्रोइंग। तो यहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहे हैं, इमिग्रेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बट वाटर सप्लाई के सोर्सेज एक्चुअल में स्टैग्नेंट हैं और पानी की शॉर्टेज हर साल देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कर्नाटका गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर मेकेदातु प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड अगर देखें तो वे फॉरवर्ड बेसिकली हो क्या सकता है। अब हमने पूरा इशू अगर ध्यान से हमने समझा तो बेसिकली क्योंकि बैंगलोर और आसपास के रीजन में वाटर शॉर्टेज है, इसीलिए कर्नाटका गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर दिस। लेकिन तमिलनाडु बीइंग अ लोअर राइपेरियन स्टेट इस चीज पे अग्री नहीं करते हैं। रीजन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसेंट वाज नॉट ऑब्टेन्ड। सेकंड थिंग, तमिलनाडु के मेजॉरिटी फार्मर्स कावेरी के पानी पे डिपेंड करते हैं, एज वेल एज जो ड्रिंकिंग वाटर नीड्स हैं वो भी कावेरी के वाटर से ही फुलफिल होती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐसे केस में तमिलनाडु इतनी आसानी से अपना कंसेंट तो नहीं देगा। तो अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में हम क्या सोच सकते हैं? सबसे पहले आता है जॉइंट रिवर रेजुवेनेशन। अब बेसिकली जितना भी पानी इधर उधर बहता है उससे अच्छा है कि हम जो कैचमेंट एरिया है उसके डेवलपमेंट पर काम करें, ठीक है, जॉइंट रिवर रेजुवेनेशन पर काम करें। दोनों स्टेट साथ में खड़े हों आके, वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज लाइक जो भी एक्विफर्स हैं उनको रिचार्ज करने के लिए जो भी एफर्ट्स चाहिए, दोनों स्टेट्स अगर साथ में काम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि एफर्ट्स एज वेल एज रिजल्ट्स, एफर्ट्स अगर ज्यादा होंगे दोनों स्टेट्स के साथ में तो रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोनों स्टेट्स डिपेंडेंट है क्योंकि कावेरी के वाटर पे, तो ऐसे केस में दोनों स्टेट्स को साथ खड़े रहना जरूरी हो जाता है इस समय पर। सेकेंडली, इको फ्रेंडली डिजाइन। अब जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मेकेदातु प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का डिजाइन काफी इको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी हो जाता है। रीजन बीइंग, मेकेदातु प्रोजेक्ट का एक ऑपोजिशन एनवायरमेंटलिस्ट्स की तरफ से भी आ रहा है। उनका ये कहना है कि वहां के जो नियर बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो डूब जाएंगे, एनवायरमेंट पे काफी बुरा असर पड़ेगा। रीजन हमने देखा, यहाँ पर रिजर्वॉयर का भी कंस्ट्रक्शन होना है और ऑब्वियस सी बात है जब रिजर्वॉयर बनेगा तो काफी सारी नियर बाय चीजें सबमर्ज होंगी ही होंगी, जिसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो एनवायरमेंटलिस्ट भी इसे अपोज कर रहे हैं। तो अब इसका एक दूसरा वे फॉरवर्ड ये भी हो सकता है कि इको फ्रेंडली डिजाइन अगर होगा, मिनिमल सबमर्जेंस होगी और एनवायरमेंट एज वेल एज इकोलॉजी को मिनिमम नुकसान होगा, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम अपने नीड्स के लिए हमेशा एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते हैं, हमें एक बीच का एक सस्टेनेबल रास्ता निकालना ही पड़ेगा। थर्डली, कल्चरल एक्सचेंज। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को यह ऑर्डर दिया था कि कावेरी से और ज्यादा पानी छोड़ा जाए तमिलनाडु के नीड्स के लिए। तब एक्चुअल में हुआ क्या था कि बैंगलोर और नियर बाय रीजन्स में, जहां तमिलनाडु एज वेल एज कर्नाटका की बॉर्डर होती है, उस पर्टिकुलर रीजन में और स्पेसिफिकली बैंगलोर वाले रीजन में जितने भी तमिलनाडु के जो व्हीकल्स दिख रहे थे उन्हें कन्नडिगाज, यानी कि जो लोकल कर्नाटका के लोग हैं, कन्नड़ा बेसिकली कन्नडिगाज, वो सीधे सीधे लाइक दे वर पेल्टिंग स्टोन्स, या फिर इनफैक्ट कुछ केसेस में तो जला भी दिए गए थे उन्हें। सीधा कर्नाटका तमिलनाडु के जो व्हीकल्स दिख रहे थे उन्हें जला दिया गया था। और स्पेसिफिकली यहाँ पे हम बसेस की बात करते हैं, तमिलनाडु से जो भी बसेस वगैरह आ रही थी स्टेट ट्रांसपोर्ट की, दे वर बर्न्ड। और सेम केस कुछ तमिलनाडु में भी देखने को मिला था कि कर्नाटका की कुछ बसेस जला दी गई थी, कन्नडिगास के साथ में कुछ बदतमीजी हुई, स्टोन्स वर पेल्टेड। तो ये सारे जो वायलेंस है
वायलेंस आप समझ सकते हैं कि कावेरी का जो इशू है वो बहुत छोटा इशू तो है नहीं, बहुत बड़ा इशू है एंड पीपल आर हाईली एग्रेसिव अबाउट इट। तो ऐसे केस में यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज काफी हेल्पफुल होगा, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड डेवलप करेगा। एज वी नो के लैंग्वेजेस अलग हैं, थोड़ा कल्चर भी अलग है, लेकिन अगर आए दिन कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और कल्चरल एक्सचेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि एक ब्रदरहुड डेवलप होगा, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, एक सेंस ऑफ लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और एक कल्चरल मिंगल अप होंगी चीजें कल्चरली। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कल्चरल एक्सचेंज। देन लास्टली रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड डेटा शेयरिंग। अब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया 2016 में जो इशू हुआ था, जो वायलेंस हुआ था, तो ये उसी बेसिस पे हुआ था कि कर्नाटका कम पानी छोड़ रहा है कावेरी से, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो कर्नाटका के जो लोकल लोग हैं दे वर हाईली एग्रेसिव। उसका रीजन था कि भाई क्यों दे रहे हो पानी, हम क्या करेंगे इसका, हम क्या, हमारा मतलब क्या, हमारी नीड्स का क्या बेसिकली, अगर पानी चला जाएगा तो हम कैसे मतलब सरवाइव करेंगे, वो वाला एक जो आ जाता है एंगल। तो लोकल कर्नाटका में काफी प्रोटेस्ट हुए थे, वायलेंस भी देखने को मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और डेटा शेयरिंग होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। सेकेंड ऑफ ऑल कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि अगर डेटा शेयरिंग होता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है और अगर मतलब जो जो भी वाटर शेयरिंग के अग्रीमेंट्स हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है तो तुरंत के तुरंत सुप्रीम कोर्ट या फिर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट कर सकते हैं या फिर CWDT बीच में आ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर मतलब होता है जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जब चीजें ऑब्जर्व करी काफी लेट हो चुका था तब तक। तो स्टेट्स जो अवेलेबल वाटर है और जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्लान कर सकते हैं, और अगर उन्हें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आगे प्रोजेक्ट्स प्लान कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कावेरी के पानी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और एक दूसरे का जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेसिकली कि जो भी पानी की रिक्वायरमेंट्स है तो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को भी समझना होगा। ये नहीं हो सकता ना पॉसिबल कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की नीड ज्यादा है और नदी सिर्फ एक ही है तो एक ही पर्टिकुलर स्टेट सारा पानी यूज कर लेगा, पॉसिबल नहीं है। और ये अधिकतर चीज देखी जाती है कि जो अपर राइपेरियन स्टेट्स होते हैं वो कई बार इस चीज का मिसयूज कर जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं तो आप सोचिए कि चाइना, हाल फिलहाल में ये न्यूज आई थी कि ब्रह्मपुत्रा पे चाइना बहुत बड़ा डैम बना रहा है। ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाना गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया इज अ लोअर राइपेरियन स्टेट तो इंडिया के साथ में कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा में हमने इश्यूज देखे हैं, आए दिन फ्लड्स और ये वाले सारे इश्यूज। अगर चाइना ने उस पर बहुत बड़ा डैम बना लिया और सडनली अगर पानी छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। अब दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो गंगा की जो मेजोरिटी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज पे अगर नेपाल डैम बना लेता है कल दिन को, और अगर हमारी बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंसी है उस पानी पर, तो फिर हमारी फार्मिंग कम्युनिटी का क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि वो सफर तो करेगी ना। तो क्योंकि इंडिया लोअर राइपेरियन स्टेट है दोनों केसेस में, तो यहाँ पे सफर करना नहीं बनता है, दोनों कंसेंट के साथ ही मूव करेंगे, वहीं से एक ट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। अब तीसरा केस अगर मैं बोलूं तीस्ता का, आप देख लीजिए तीस्ता का जो केस है, बंगाल में मेजोरिटी फार्मिंग कम्युनिटी तीस्ता रिवर पे डिपेंडेंट है, और तीस्ता का इशू आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश एक लोअर राइपेरियन स्टेट है और हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इश्यूज हैं एक्चुअल में लोअर राइपेरियन स्टेट्स ज्यादा सफर करते हैं, कई बार ऐसा होता है क्योंकि अपर राइपेरियन स्टेट्स की यहाँ पे पावर होती है। अब आप सोचिए ना, पावर एज इन वो वाली पावर नहीं, आप ये सोचिए कि पानी यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, आपको पता है कि यहाँ अगर आपने पानी रोक लिया तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और यहाँ पे कहीं पे बॉर्डर है, वो इंटरनेशनल हो नेशनल हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेट है ये तो ऑब्वियसली बात है कि सफर करेगा ही करेगा ना, क्योंकि पानी आपने अपने एरिया में रोका, अपने रीजन में रोका, आपका शायद अथॉरिटी था, आपका राइट था, बट डिपेंडेंसी तो दूसरे स्टेट्स की भी है। तो लोअर राइपेरियन स्टेट्स के साथ में कई बार गलत हो जाता है, ठीक है। ये रीजन है, तो इसीलिए रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा इस चीज से, और अगर कोई भी लाइक डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है या कोई अनइवन वाटर शेयरिंग देखने को मिलता है तो तुरंत के तुरंत एक्शंस लिए जा सकते हैं, और ये तभी होगा जब रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और एक ट्रांसपेरेंसी होगी, डेटा शेयरिंग होगा। और यहीं से होता है कि जो इतनी वायलेंस और ये सब हो जाता है वो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है।
तो ये हमने देखा मेकेदातु प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बाद हमने जाना कि कावेरी रिवर का डिस्प्यूट क्या है और क्यों तमिलनाडु और कर्नाटका इतना ज्यादा सीरियसली मतलब कावेरी इशू को लेते हैं। हमने डिपेंडेंसी को देखा और वे फॉरवर्ड पे हमने बात की। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।